तो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार दुबे मार्वेलस कोचिंग पंडवा मोड़ के वीडियो क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज मैं क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 2 सॉल्यूशन के दूसरे सीरीज़ में आज वीडियो क्लास जारी कर रहा हूं, जिसमें एनसीईआरटी बुक का 2.3 सॉल्युबिलिटी इंक्लूड है। पिछले सेशन में हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर पे कुछ डिस्कस किया था। आज हम लोग उसके अगली कड़ी में डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोगों ने 2.1 और 2.2 पे डिस्कस किया था। 2.1 में क्या था? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हम लोगों ने इस पे भी डिस्कस किया था। और 2.2 में था एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोग इसकी अगली कड़ी में 2.3 में सॉल्युबिलिटी पे डिस्कस करेंगे। ये रहा आपका सॉल्युबिलिटी 2.3। सॉल्युबिलिटी में क्या है? इसका हिंदी होता है विलेयता। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of the solvent at a specified temperature, and it depends upon the nature of solute and solvent as well as temperature and pressure. Let's consider the effect of these factors in solution of solid or liquid in a gas. अब इसमें करना क्या है? सॉल्युबिलिटी विलेयता क्या है? जैसे कि हम किसी भी चीज़ को सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डालेंगे, घुलाएंगे उसको, तो उसमें कितना घुलेगा वो इसमें हमको अध्ययन करना है। मान लेते हैं हम लोगों के पास सॉल्वेंट गिवन है। अब इसमें हम सॉल्यूट डाल रहे हैं ऊपर से। अब इसमें सॉल्यूट की कितनी मात्रा हम इसमें डाल रहे हैं, कितना इसमें डिज़ोल्व करेगा, और एक समय आएगा कि वो डिज़ोल्व नहीं कर पाएगा। तो यही डिफरेंट कंडीशन, अगर इसमें हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब इसमें इसकी जो सॉल्युबिलिटी है विलेयता, इसमें घुलने की इसकी जो दर है वो कम होगी या बिल्कुल नहीं होगी। ये इफ़ेक्ट जो होगा टेम्परेचर का और प्रेशर का, इसमें हम लोगों को स्टडी करना है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर ये सॉल्युबिलिटी है वो लिक्विड में होना है, तो सॉलिड इन ए लिक्विड हम लोग टर्म को पढ़ेंगे। सॉलिड इन ए लिक्विड, तो एवरी सॉलिड डज नॉट डिजोल्व इन ए गिवन लिक्विड। हम अगर बात करते हैं तो जो भी हमारे पास सॉलिड यदि रहेगा, उसको यदि हम लिक्विड में डालते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो डिज़ोल्व करेगा। ये उसकी पोलैरिटी पर डिपेंड करता है। जैसे सपोज़ हम लोग शुगर लेते हैं, हम लोग साल्ट लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, और उसको हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। इट इज़ रिटन हियर। तो क्या वो घुलेगा वाटर में? तो जी हाँ, बिल्कुल घुलेगा। लेकिन अगर वही हम नैप्थेलिन में ले लेते हैं, अगर वही हम बेंजीन ले लेते हैं, तो उसमें नहीं घुलेगा। आगे यहाँ दिया हुआ है, एंथ्रासिन में ले लेते हैं तो नहीं घुलेगा। नैप्थेलिन और एंथ्रासिन में आपका शुगर और सोडियम क्लोराइड नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुलेगा, हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिर बात आती है कि यदि हम एक दूसरा लेते हैं, ऑन द अदर हैंड नैप्थेलिन एंड एंथ्रासिन डिजोल्व रेडली इन बेंजीन। बेंजीन में घुल जाता है, बेंजीन C6H6 इसमें घुल जाता है, बट सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डू नॉट। लेकिन अगर यही हम लोग NaCl की बात करें, NaCl की बात करते हैं, शुगर की बात करते हैं, C12H22O11 और NaCl, ये आपका हुआ। तो ये दोनों आपको बेंजीन में BenZene, बेंजीन में क्या होता है? नहीं घुलता है, लेकिन ये वाटर में घुलता है। तो व्हाट आर द रीजंस? तो ये जो घुलने की प्रॉपर्टी है, आगे हम लोग इसमें देखते हैं
ये पोलर नेचर के कारण होता है। जो पोलर, इट इज़ ऑब्जर्व दैट, ऐसा ऑब्जर्व किया जा रहा है कि पोलर सॉल्यूट्स, जो हमारा सॉलिड होगा, जो कम मात्रा वाला चीज़ होता है, जो सॉल्वेंट में घुलता है, डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉलिड्स। अब बात क्या होती है कि हमारे पास सपोज क्या है, हमारे पास सपोज कुछ सॉल्वेंट है और हमारे पास सपोज कुछ सॉल्यूट इसमें रखा हुआ है, सपोज इसमें सॉल्यूट रखा हुआ है। अगर ये सब, ये मेरा पोलर है, ध्यान दीजिएगा, ये पोलर है और ये भी पोलर है, तब तो ये इसमें सॉल्युबिलिटी इसकी होगी, घुलेगी, ओके, घुलेगा। लेकिन यदि ये पोलर है और ये नॉन पोलर, यदि ये नॉन पोलर हो जाता है, नॉन पोलर हो जाता है तो इसमें नहीं घुलेगा, ठीक है। अब दूसरे हैंड में हम लोग समझते हैं कि यदि ये मेरा पोलर है, ध्यान दीजिएगा, सॉल्वेंट क्या है, पोलर नेचर का है, और ये मेरा जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट जो है सो नॉन पोलर है, ये भी नहीं घुलेगा। दोनों को सेम होना चाहिए तब जाके घुलेगा। इट इज़ रिटन हियर, आप देख सकते हैं, इन जनरल ए सॉलिड डिजोल्व इन सॉल्वेंट इफ द इंटरमॉलिकुलर इंट्रैक्शन आर सिमिलर। यदि उनका इंटरमॉलिकुलर इंट्रैक्शन जो है वो सेम रहेगा तब जा कर के वो घुलेगा। और वी में से लाइक डिजोल्व लाइक, तब उसमें हम लोग डिजोल्व करा सकते हैं, कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि व्हेन ए सॉलिड, जब मेरा जो सॉलिड होगा, अगर उस सॉलिड होगा एडेड इन द सॉल्वेंट, यदि हम लोग सॉल्वेंट में डालते हैं, यदि हम लोग सॉल्यूट को क्या में डालते हैं, सॉल्वेंट में, तो सम सॉल्यूट डिजॉल्व, कुछ तो डिजॉल्व कर जाते हैं, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाता है, जो मेरा सॉल्यूशन होगा उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा। सपोज हम लोग समझ सकते हैं, सपोज हम घर में शरबत बनाते हैं, तो शरबत के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें पहले इसमें देखिए वाटर हम लोग लेते हैं, वाटर के बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं, 1 चम्मच हम लोग शुगर डालते हैं इसमें। 1 चम्मच शुगर डाले तो ये शुगर इसमें घुल गया इसमें। अब इसका जो कंसंट्रेशन होगा, और फिर 1 चम्मच और डाल दिए, दूसरा एक्स्ट्रा चम्मच, अब इसका जो कंसंट्रेशन होगा, धीरे धीरे कंसंट्रेशन क्या होगा, सॉल्यूट का इसमें ज़्यादा मिक्सअप करने से कंसंट्रेशन इसका बढ़ते चला जाएगा, इंक्रीज करेगा कंसंट्रेशन। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन इंक्रीजेज इन द सॉल्यूशन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन। आप लोग इसको डिफाइन लिख सकते हैं कि डिसोल्यूशन क्या है, तो जब हम सॉल्यूट पार्टिकल को ऐड करते जाते हैं सॉल्वेंट में, तो जब सॉल्यूशन का जब सॉल्यूशन का इंक्रीज करते जाता है कंसंट्रेशन, तो इसी प्रोसेस का नाम है डिसोल्यूशन, ठीक है। अब हम लोग फिर आगे देखते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन क्या है। नेक्स्ट में इसी लाइन में आगे है कि सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन कोलाइड विथ द सॉलिड। अब वो उसके सॉल्यूशन के अंदर का जो पार्टिकल है वो कोलाइड करता है, टक्कर करता है, कोलाइड मीन्स टक्कर करना, द सॉलिड एंड पार्टिकल्स एंड गेट सेपरेटेड बाय आउट ऑफ द सॉल्यूशन, और उससे सॉल्यूशन से उसको बाहर निकाल लिया जाता है। तो इस प्रोसेस का नाम है क्रिस्टलाइजेशन, उसको क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है। ये कैसे संभव है, सपोज हम लोगों ने NaCl को हम लोगों ने वाटर में घुलाया, अब कुछ देर के बाद उसको हीट करने के बाद वाटर जो है जो कि वेपर बन के उड़ जाएगा, उसमें जो बच जाएगा, तो वो प्रोसेस क्या हो गया, क्रिस्टलाइजेशन। अब लेकिन इसमें बात आती है कि अ स्टेज रीच्ड व्हेन द टू प्रोसेस अकर्स एट द सेम रेट, यदि दोनों ये प्रोसेस जो है जो कि सेम रेट में हो रहे हो, तो अंडर दीज कंडीशंस नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स गोइंग इनटू सॉल्यूशन, तो जो सॉल्यूट पार्टिकल में जो सॉल्यूशन जाएगा वो इस टाइप का होगा, वो उस इक्विलिब्रियम को डायनेमिक बोलेंगे, क्योंकि उसमें हम जो सॉल्यूट ऐड करेंगे, सॉल्वेंट ऐड करेंगे, उससे हमको सॉल्यूशन मिलेगा। और फिर बैक जाइए कि उसी सॉल्यूशन से फिर सॉल्वेंट और सॉल्यूट भी हम अलग कर सकते हैं, ओके। एट दिस स्टेज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन विल रिमेन कांस्टेंट, और इसका जो सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा वो ये हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, दिस इज कांस्टेंट टर्म, ओके। एंड दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर सिमिलर प्रोसेस इज फॉलोड व्हेन गैसेज आर डिजोल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट। यदि लिक्विड सॉल्वेंट में उस समय हम लोग क्या करते हैं, अगर टेम्परेचर और प्रेशर को क्या करते हैं, जारी रखते हैं, तो गैस का उसमें डिजॉल्व होना
ये जो है टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सेचुरेटेड सॉल्यूशन, ये उसका सेचुरेटेड का नाम देता है। सेचुरेशन का मतलब होता है संतृप्त विलयन, वो संतृप्त हो जाएगा विलयन, यानी कि अब क्या होगा, उसी सिमिलर अगर टेम्परेचर और प्रेशर को उतना ही पे अगर हम रखते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है एटमॉस्फेरिक, दैट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना होता है 1 atm। तो ये हमेशा वायुमंडल में ये बने रहते हैं। तो इसी पे अभी बात हो रही है कि इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे यदि सॉल्यूट घुल गया पूरा टोटल, तो वो सेचुरेटेड हो जाता है, अब उसमें और नहीं घुलता है। और कुछ ऐसे भी सॉल्यूशन होते हैं जो कि अनसेचुरेटेड होते हैं, जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वो और घुलते जाएगा। तो इस यहाँ पे है कि द सॉल्यूशन विच इज़ इन डायनामिक इक्विलिब्रियम with dissolved solute, maximum amount solute dissolved in given amount of solvent, thus the concentration of the solute in such a solution is its solubility। ये solubility का definition है, आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं, ये solubility कहलाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर ये डिपेंड किस पे करता है। क्या कोई भी चीज़ अगर सॉल्युबिलिटी हो रही है उसमें, सॉलिड को यदि हम लिक्विड में घुला रहे हैं, तो क्या डिपेंड करता है, इफ़ेक्ट कुछ करता है उसका टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या और घुलेगा, सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ेगी। तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड। जी हाँ, प्रभावित करता है, और जब हम लोग टेम्परेचर को चेंज करते हैं। क्लियर। अब आगे देखते हैं। कंसिडर द इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 2.10 एंड दिस बीइंग द डायनामिक इक्विलिब्रियम। इस तरह के इक्विलिब्रियम को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, और ये ला शातेलियर प्रिंसिपल पे आधारित होता है। इसमें क्या होता है कि डेल्टा सॉल्युबिलिटी जो होता है, डेल्टा सॉल्युबिलिटी ऑफ H इज ग्रेटर दैन 0 एंड द सॉल्युबिलिटी शुड बी इंक्रीज। तो इस समय सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन यदि डेल्टा सॉल्युबिलिटी ऑफ H इज डिक्रीजेज इज लेस देन 0, तब ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एंड दीज ट्रेंड्स आर ऑल्सो ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली। इसको हम लोग बाय एक्सपेरिमेंटली भी समझते हैं। तो टेम्परेचर क्या हुआ, जब सॉलिड को, यदि मेरा सॉलिड अगर सॉल्यूट रहेगा और उसको हम लोग डिजॉल्व कराते हैं किसमें, लिक्विड में, तो टेम्परेचर उसको प्रभावित करता है, और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर। अब हम लोग आगे आते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का यहाँ पर सीधा बोल दे रहा है कि प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। यदि आप सॉलिड को लिक्विड में घुलाते हो तो प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं करता है, तो ये अनइफेक्ट होता है। और ये बोल रहा है कि यदि इट इज़ सो बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, क्योंकि ये हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं सॉलिड और लिक्विड, एंड प्रैक्टिकली रिमेन्स अनइफेक्टेड, या अनइफेक्टेड रहता है, इसका कोई चेंज नहीं होता है। तो हम लोगों ने देखा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब दूसरा टर्म है मेरा सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। यदि हमको कोई गैस को, यदि हमको लिक्विड में घुलाना है, ठीक है, बहुत सारे गैस ऐसे हैं जो कि लिक्विड में घुलते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे। मेनी गैसेज डिजॉल्व इन वाटर। वाटर में बहुत सारे गैस घुले होते हैं, जैसे ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन डिजॉल्व। ऑक्सीजन कब घुमा होता है, बहुत ही कम मात्रा में। ऑक्सीजन डिजॉल्व ओनली ए स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर, पानी में बहुत कम घुला होता है। एंड इट इज़ डिजॉल्व ऑक्सीजन विच सस्टेन्स ऑल एक्वेटिक लाइफ। यदि ऑक्सीजन नहीं घुला रहता वाटर में, तो आज जितने भी हम लोग एक्वेटिक एनिमल देख रहे हैं, फिशेज हो गया, टर्टल हो गया, ऑक्टोपस हो गया, वो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते। ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, अब हम लोग HCl को देखते हैं। HCl भी जो है वाटर में हाईली सोल्यूबल होता है, दिया यहाँ देखिए दिया हुआ है, हाईली HCl इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस हुआ इन लिक्विड इज ग्रेटली अफेक्टेड। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि गैस जो है ये हाईली इफेक्टेड होता है, ठीक है, बाय प्रेशर। यदि हम लोग प्रेशर को बढ़ाते हैं, प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो गैस घुलना चालू हो जाएगा लिक्विड में,
अब इसको हम लोग आगे देखते हैं। अगर टेम्परेचर भी बढ़ाएंगे तब भी इफेक्ट करेगा। तो मैंने दोनों डिपेंड करता है, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों जो है गैस को लिक्विड में घुलाने के लिए क्या करता है, अफेक्ट करता है। अब कैसे करता है हम लोग आगे देखेंगे। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज, इट इज रिटन हियर, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर। यानी जो सॉल्युबिलिटी है, घुलनशीलता जो है, विलेयता जो है गैस का लिक्विड में, ध्यान दीजिएगा, गैस का लिक्विड में जब हम लोग इंक्रीज़ करेंगे प्रेशर को तो इंक्रीज़ करता है। ठीक है। फॉर सॉल्यूशन ऑफ गैसेज इन सॉल्वेंट कंसीडर ए सिस्टम एज शोन इन फिगर 2.1। 2.1 में एक फिगर है, हम लोग नीचे देखेंगे। द लोअर पार्ट यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, दिस इज़ द फिगर। इस फिगर में हम लोग ध्यान से देखें। हमारे पास ये क्या है, ये बीकर में एक वाटर, इसमें सॉल्वेंट लिया हुआ है और ये सॉल्वेंट है, इसमें क्या है, सॉल्वेंट है, पहले ही से सॉल्वेंट है। और सॉल्वेंट में ये जो आप जो देख रहे हैं इस टाइप का, ये गैस है, डॉट डॉट टाइप का। तो ये गैस इसमें घुला हुआ है। अब ये दूसरा कंडीशन इसका यहाँ पे बता रहा है कि यदि यहाँ पे प्रेशर जो भी था, सपोज ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सपोज, अब यहाँ पे जो भी प्रेशर था यहाँ पे प्रेशर बढ़ जा रहा है। तो जब प्रेशर बढ़ जा रहा है तो ये पिस्टन नीचे की तरफ दबेगा। ठीक है। तो अब जब ये पिस्टन इसमें दब रहा है तो यहाँ पर देखिए इसमें प्रेशर बढ़ गया। तो प्रेशर बढ़ने के बाद इसकी जो गैस का जो सॉल्युबिलिटी था वो इसमें ज़्यादा बढ़ गया, यानी गैस आपको इसमें ज़्यादा दिख रहा है, यानी इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। तो ये कैसे होता है, ये संभव कैसे है? तो इट इज़ रिटन हियर इन फिगर 1, द लोअर पार्ट इज solution and the upper part is gaseous system at pressure P and temperature T. Assume this system to be in a state of dynamic equilibrium। तो यह डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एक उदाहरण है। अब हम लोग दूसरा में देखते हैं सेकेंड में कि दिस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन एंड ऑल्सो द रेट ऑफ द गैसियस पार्टिकल्स आर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन इंटर इट एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इंक्रीजेज। आप यहाँ देख सकते हैं कि सेकेंड का बी फिगर में जो है, इस फिगर में गैसों के मॉलिक्यूल्स की संख्या अधिक दिख रही है और ये इसमें ज़्यादा घुला हुआ है। ये डिपेंड करता है कैसे, तो ये सॉल्युबिलिटी के इंक्रीज़ करने के कारण। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विल इंक्रीज एंड न्यू इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। अब इसका इक्विलिब्रियम अलग होगा, दूसरा वो डायनेमिक से अलग। एंड an increase in temperature in the pressure of gas above the solution and the solubility increases। मतलब फाइनली हम लोग बात करें तो जब हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो सॉल्युबिलिटी किसका, गैस का लिक्विड में घटता या बढ़ता है। मतलब बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, उसको घटाएंगे डिक्रीज करेंगे तो घटेगा। अब यहाँ पे हेनरी एक साइंटिस्ट थे। हेनरी वाज द फर्स्ट टू गिव द क्वांटिटिव रिलेशन। अब कितना इसमें जो है सो कि क्या मात्रा होगी घुलने की, सॉल्युबिलिटी क्या बढ़ेगी, तो ये हेनरी ने इस चीज़ को क्लियर किया। हेनरी लॉ दिया अपना, जिसमें द लॉ स्टेट लॉ कहता है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट एबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड और सॉल्यूशन। यहाँ इसका डेफिनेशन है। अब हम लोग देखते हैं आगे कैसे, आखिर इसका क्या बोल रहा है। तो इसमें बात सामने आई जो हेनरी ने दिया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इट इज़ रिटन हियर, जो मोल फ्रैक्शन होता है यानी कि ये एक्स यहाँ जो देख रहे हैं आप, ये हुआ मोल फ्रैक्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हैं उसके प्रेशर बढ़ाइएगा तो उसका मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पर फिर प्रेशर वो इज इक्वल टू के एच एक्स होता है। ये के एच क्या है, दिस इज़ हेनरी कांस्टेंट। यहाँ आप देख सकते हैं ये के एच जो है ये हेनरी कांस्टेंट है इन द सॉल्यूशन। तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज पी इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। अब हम लोग आगे आते हैं कि यहाँ पर के एच क्या है,
बताइए केज क्या है? तो ये इसका केज जो है वो हेनरी कांस्टेंट है। इसको बोल सकते हैं हम लोग एक्स को क्या बोल सकते हैं? मोल फ्रैक्शन। पी को क्या बोल सकते हैं? तो पी मेरा वेपर फेज का प्रेशर है। ठीक है, अब आगे आइए। डिफरेंट गैसेज, यदि हमारे पास अलग अलग गैसेज हैं तो उसका सबका यहाँ पे अलग अलग होगा। कैसे होगा? ये देखिए, हमारे पास सपोज हीलियम गैस है तो इसका हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या बताता है? सॉल्युबिलिटी इसकी हेनरी की जो है, इसका केज का वैल्यू है हीलियम का, जब टेम्परेचर 293 केल्विन होगा तो ये 144.97। दूसरा हाइड्रोजन H2 का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, सब दिया हुआ है। ऑक्सीजन O2 का, फिर इसमें आर्गन है CO2, फॉर्मल्डिहाइड, मीथेन, विनाइल क्लोराइड, ये सब का यहाँ पर केज का मान दिया हुआ है फॉलोइंग टेम्परेचर्स पे। अब हम लोग आगे देखते हैं, आप इस टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, आखिर इसका एप्लीकेशन का यूज़ क्या है? हेनरी ने जो लॉ दिया या फिर जो गैस का लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी है, इसका हमारे जनरल लाइफ में क्या इसका यूज़ है? तो हेनरी लॉ फाइंड सेवरल एप्लीकेशंस, बहुत सारे एप्लीकेशंस इसने दिए, जिसमें कि इंडस्ट्री में, बायोलॉजिकल फेनोमेनन में इसका काम आता है, जिसमें हम लोग कुछ अभी इम्पोर्टेंट जो हैं सबसे पहले देखते हैं कि टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2। CO2 का सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है सॉफ्ट ड्रिंक में मिलाने में, सोडा वाटर में। सॉफ्ट ड्रिंक जो हम लोग जैसे कोका कोला, पेप्सी हो गया, थम्स अप हो गया, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं या सोडा वाटर होता है, उसमें आप देखें कि बॉटल में, इसका ऊपर में बॉटल जब पैक रहता है, इसमें कुछ जगह को खाली छोड़ के नीचे इतना दूर में पैक रहता है पूरा आपका लिक्विड, जो भी इसके अंदर कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक है या सोडा वाटर, जो भी इसको बोलिए आप। अब इसमें जो जगह खाली है, ये जगह खाली में प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए इसमें बाई प्रेशर जो है CO2 को घुलाया जाता है। अगर प्रेशर इसमें अगर ज़्यादा देते हैं तो CO2 घुला रहता है। अब जैसे ही इसके प्रेशर को हम बढ़ाते हैं, इसको जब खाली रहकर इसे बोतल को जब हम लोग हिलाते हैं और एकाएक जब दो अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है, और जब ढक्कन को जैसे ही खोलते हैं तो स्पीड में बाहर की तरफ सारा लिक्विड निकल के एक्सपेड हो जाता है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को सॉफ्ट ड्रिंक में, सोडा वाटर में हम लोग इसी लॉ के द्वारा, हेनरी लॉ के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं कि CO2 को उसमें मिलाया जाता है। सेकेंड है स्कूबा डाइवर, यानी जो हमारे समुद्र में अंदर नीचे तल में जाने वाले जो, जिसको हम लोग कहते हैं स्कूबा डाइवर। ये क्या होते हैं? जब समुद्र की गहराई तक नीचे जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, किसका? वाटर का। तो वाटर का प्रेशर बॉडी पे पड़ता है, और बॉडी पे जब पड़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो एटमॉस्फेरिक गैस जो हमारे ब्लड में होंगे उसको बैलेंस करने के लिए उस पर भी प्रेशर पड़ता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए पहले क्या होता था, डाइवर्स लोग जब जाते थे तो कम टुवार्ड सरफेस द प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीजेज एंड दिस रिलीज द डिजॉल्व गैसेज एंड लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड। पहले क्या होता था कि नाइट्रोजन, ब्लड का जो नाइट्रोजन होता था वो बबल्स के रूप में बन जाता था, एंड दिस बबल्स कैपिलरीज एंड क्रिएट्स ए मेडिकल कंडीशन नोन एज बेंड्स। उसको बेंड मतलब एक हो जाता था प्रॉब्लम, एंड विच आर पेनफुल एंड डेंजरस, जो कि स्कूबा डाइवर्स लोग को प्रॉब्लम करता था। इसको फिर से समझिए, जैसे स्कूबा डाइवर लोग साथ में क्या लेकर के जाते हैं? सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के जाते हैं समुद्र के नीचे, तैराक जो हैं। अब जो समुद्र के नीचे वो गए गोताखोर लोग, तो गोताखोर करते क्या है कि समुद्र के नीचे जाएंगे तो सांस लेंगे, तो सांस के साथ उनके सिलेंडर में N2 नाइट्रोजन गैस पहले भरा रहता था। अब नाइट्रोजन गैस भरे रहने के कारण हम लोग मतलब स्कूबा डाइवर क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन भी ले रहे हैं और नाइट्रोजन भी ले रहे हैं। अब जो बॉडी में अंदर गया, ब्लड में मिक्सअप हुआ, तो नाइट्रोजन ये इफेक्ट करता था वहाँ पे जा कर के, ठीक है, वो बबल क्रिएट कर देता था।
इन द ब्लड। तो इस कारण से इसमें थोड़ा सा ये किया गया, और उसके जगह पे टू एवॉइड द बेंड्स, वो बेंड्स को अवॉइड करने के लिए उसकी जो टॉक्सिक इफेक्ट थे, जहरीला उसका जो इफेक्ट था, उसको करने के लिए हाई कंसनट्रेशन पे नाइट्रोजन इन द ब्लड, द टैंक्स यूज्ड स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विथ डाइल्यूट विथ हीलियम। यानी अब उसके जगह पे क्या यूज़ किया जाता है, हीलियम को यूज़ किया जाता है, और नाइट्रोजन भी यूज़ किया जाता है लेकिन कम मात्रा में, और ऑक्सीजन इतना, यानी 11.7% हीलियम रहता है बाई प्रेशर उसके अंदर किया हुआ, और 56.2% नाइट्रोजन और 32.1% ऑक्सीजन। ये जब मिक्सअप हुआ तो जो बेंड्स बनते थे कहाँ, उनके बॉडी के ब्लड में, ब्लड वेसल्स में, वो अब नहीं बनते हैं, जिससे कि उनका मतलब शरीर का दर्द, थकान, टॉक्सिसिटी, ये सारा गौन हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है जो कि यूज होता है हेनरी लॉ में। थर्ड है एट हाई एल्टीट्यूड। आप देख सकते हैं हाई एल्टीट्यूड क्या है, मतलब ऊंचाइयों पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ लेस, वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जैसे जैसे ऊपर प्रेशर कम होते जाता है, जैसे माउंट एवरेस्ट पे चले गए, कोई अन्य कोई बड़ी चोटी पे, तो ग्राउंड लेवल से ऊंचा होता है, एंड दिस लीड्स लो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगा, तो वहाँ जाने के बाद ब्लड एंड टिश्यू ऑफ पीपुल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड और क्लाइंबर्स, जो क्लाइंबर्स होते हैं, पर्वतारोही लोग, लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेज, वहाँ पर उनको क्या होता है, लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेज क्लाइंबर्स टू बिकम वीक, वे वहाँ पर कमजोरी फील करते हैं, और अनेबल टू थिंक क्लियरली, उनका दिमाग मतलब सोचने पर भी उनको प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम जा रही है, क्योंकि ऊपर कम खुला हुआ है, प्रेशर कम है ऑक्सीजन का। तो धरती के सबसे ज़्यादा नीचे प्रेशर अधिक होता है, क्योंकि बाकी जो 800 किलोमीटर में जो मेरा वायुमंडल फैला हुआ है, और वो सारे हवा जो हैं एटमॉस्फेयर के, वो नीचे दबा रहे हैं, और ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में हमारे ये क्षोभ मंडल में नीचे रहता है। तब इस तरह से जो इसका जो सिम्टम्स है ऑफ ए कंडीशन नोन एज एनॉक्सिया, तो उस समय एनॉक्सिया रोग से पीड़ित हो जाते हैं। एट हाई एल्टीट्यूड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इज लेस, वहाँ पर पार्शियल प्रेशर कम होने के कारण। तो एक यहाँ पर भी उसका जो है सो कि हेनरी लॉ का एप्लीकेशन काम करता है। अब हम लोग आगे आते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अभी तक हमने प्रेशर तक पढ़ा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या करता है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर। यदि आप गैस को लिक्विड में क्या करते हो, डिसॉल्व कराते हो, और टेम्परेचर को राइज कर दिए, टेम्परेचर जब बढ़ाइएगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, घट जाएगी, मतलब कम घुलना लगेगी। एंड व्हेन डिसॉल्व द गैस मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन लिक्विड फेज एंड द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन कैन बी कंसिडर सिमिलर कंडेंसेशन एंड हीट इज इवॉल्व इन दिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस में क्या होता है, हीट इवॉल्व होने लगता है और कंडेंसेशन होने लगता है। और नेक्स्ट है इस ला शातेलियर प्रिंसिपल, जो है ली शातेलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है, तो इस तरह का डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है इन्वॉल्व्स डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड दस मस्ट फॉलो ला शातेलियर प्रिंसिपल, एंड एज डिसोल्यूशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस द सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, फाइनली डिक्रीज करेगी। और ये इस पे आधारित क्वेश्चंस हैं, उसको इन टेक्स्ट का उसको बना लेना है।